So, pelvic congestion syndrome is often a underdiagnosed cause of chronic pelvic pain in women, which results from ovarian and pelvic varicosities causing venous congestion. एंड टिपिकली पेशेंट प्रोफाइल क्या होगा? टिपिकली पेशेंट होगा प्रीमेनोपॉजल होगा, मल्टीपैरस होगा, एज 20 to 45 एज के बीच में होगा। ठीक है। तो अगेन काफी सीपीपी का क्रोनिक पेल्विक पेन का अंडर 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 डायग्नोस कॉज है। और जो हमारी ओवरियन वेसल्स होती हैं, पेल्विक वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, उनकी वेरिकोसिटी से बनता है ये। और ये ज्यादातर उन फीमेल से मिलता है विच आर मल्टीपेरस। ठीक है। एंड मूविंग टू हाउ विल सिम्टम ऑफ पेल्विक सिंड्रोम। सीवियर डल एकिंग पेल्विक पेन होगा, यूजली नॉन साइक्लिकल होगा, वर्सन विद प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होगा, मे बी एसोसिएटेड विद डिस्पिनोरिया, मिनोरेजिया, रेक्टल डिस्कम्फर्ट एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि आपके थ्योरी में नहीं आए, वाइवा में ना पूछे, लेकिन नीट ऐसे से पक्का पूछा जा सकता है। और ऑब्वियसली वंस यू आर इन ओपीडी यू माइट फाइंड दिस पेशेंट्स। एंड व्हाट आर द साइन? टेंडरनेस ओवर द यूट्रस, ओवरीज, वल्वल वेरिकोसिटी देखने को मिलेंगी, हिमोरॉइड देखने को मिलेंगे, एंड एटिपिकल थाई वेरिकोसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो टेंडरनेस ओवर द, ऊपर से नीचे तक जाएंगे हम। टेंडरनेस ओवर द यूट्रस, ओवरीज, वल्वल वेरिकोसिटीज, हिमोरॉइड, एंड उसके नीचे थाई वेरिकोसिटीज। आपको ऐसे याद रखना है इसे। डायग्नोसिस इज ऑफन डिलेड, क्योंकि हम लोग वहां तक सोच ही नहीं पाते हैं। मेड आफ्टर एक्सक्लूडिंग अदर पेल्विक पेन कॉजेज। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? आपका होगा डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। यू टू गेट abdominal, pelvic and transvaginal duplex ultrasound. It allow dynamic visualization of the pelvic floor, and it is a rapid accessible outpatient test that help exclude other pathologies. What is the alternative imaging available? You can do a MR venography or you can do diagnostic venography. तो सबसे इम्पोर्टेंट इस पे साइकोथेरेपी है टू एड्रेस द क्रोनिक पेन परसेप्शन। थोड़ा सा पेशेंट को आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा आपके पेन से। Second options are hormonal therapy options like progesterone, danazol, GnRH agonist, and hormone replacement therapy. तो प्रोजेस्टेरोन, डायनाजोल, GnRH agonist and hormone replacement therapy आप दोगे पेशेंट को। Next is symptomatic relief. You're going to give NSAIDs for pain control. So this is how you could to medically manage that. Intervention और सर्जिकल मैनेजमेंट। पहले क्या किया जाता था कि ओपन एक्स्ट्रा सर्जरी थी। आजकल ओपन सर्जरी नहीं करते हैं। आजकल हम एंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन करते हैं, विच इज बेसिकली मिनिमल इन्वेजिव, लोअर पेरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी, एंड इट इज अ हाई सक्सेस रेट ऑफ फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। ओके। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप जो आपके लेफ्ट साइड की तरफ पिक्चर है ए, उस पर यू कैन सी लॉट ऑफ वेरिकोसिटीज ओवर द पेल्विस एंड पेरिनेल वेरिकोसिटीज। जो बी तरफ है वहां पे एम्बोलाइजेशन के बाद आप देखो सारी वेरिकोसिटी रिजॉल्व कर चुकी है। So now comes the second part of the lecture. Main part है, it is the most common direct cause of death in surgical patient. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन इज venous thromboembolism. So venous thrombosis is a formation of semi-solid coagulum in the venous system. जो होता है वो डीप वेनस सिस्टम के अंदर होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल चीज है ये। ठीक है। सो व्हाट कुड बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी? अगर मैं बात करूं, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कुड बी पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको ऑफ द मोर्बिडिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस। अब मैं डिस्कस करूंगा आपको एटियोलॉजी के बारे में। सो Virchow triad is the main thing which shows thrombosis, endothelial damage, which is abnormal venous surface, venous stasis, which is sluggish or static blood flow,
hypercoagulability, which is abnormal blood composition. So key predisposing factors for venous thromboembolisms are hospital admission, medical or surgical. It is the most important risk factor. Trauma fractures, especially lower limb and pelvis, pregnancy and postpartum state, oral contraceptive pills or hormonal therapy, heart failure, arterial ischemia, or postoperative immobility. So एंडोथेलियल इंजरी जो होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिगर होती है। और इससे क्या होता है कि जब एंडोथेलियल इंजरी होती है तो होती क्यों है बेसिकली, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल से इंटरेक्शन होता है विच लीड्स टू द एंडोथेलियल इंजरी, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट प्रोड्यूसेस प्रोकोगुलेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी सरफेस। ठीक, इंजरी होने के बाद जो इंटरेक्शन बढ़ जाता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स के साथ, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस प्रोकोगुलेंट एंड एंटी फिब्रोटिक सरफेस। वीनस भी एक कॉमन फैक्टर है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव और इमोबाइल पेशेंट में ज़्यादा होता है। So what is thrombophobia? Thrombophobia is increased blood coagulability. Certain inherited or acquired condition predisposes to thrombosis. And inherited thrombophobia के examples हैं part of the inherited thrombophobia, और उसके this is more common in Caucasian 67% में होती है. Causes resistance to activated protein C, lead to mild increase in VTE risk, often acts synergetically with other risk factors. Okay. So here are the table given in the Bailey, which risk of venous thrombosis, and they are the congenital like. So guys, we will discuss about etiology, that is thrombophilia. थ्रोम्बोफिलिया क्या होता है? इंक्रीज ब्लड कोगुलेबिलिटी होता है। सर्टेन इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कंडीशंस प्रीडिस्पोज टू थ्रोम्बोसिस, लाइक अगर मैं उसके एग्जांपल की बात करूँ तो दे कुड बी एंटीथ्रोम्बिन डिफिशियंसी, प्रोटीन सी डिफिशियंसी एंड प्रोटीन एस डिफिशियंसी। नेक्स्ट इज इनहेरिटेड के अंदर आता है फैक्टर 5 लीडल म्यूटेशंस, कॉमन इन कॉस्केसियन, cause resistance to the activity C, lead to mild increase in VTE risk, often act as a synergetic with other risk factors. So these table shows the abnormality of the thrombosis and the fibrinolysis that lead to an increased risk of venous thrombosis, like congenital के अंदर deficiency of antithrombin आ गया, प्रोटीन सी प्रोटीन एस आ गया, phospholipid antibody or glucose anticoagulant is also example of congenital thrombophilia. Apart from that, factor 5 renal gene defect or activated protein C is also an example of congenital thrombophilia. Apart from that, this fibrogenesis the example है, और required के अंदर antiphospholipid antibody lipase anticoagulants are also an example. So स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन, हम स्क्रीनिंग का कब करते हैं वीटीई के लिए? तब करते हैं, फैमिली हिस्ट्री की स्क्रीनिंग तब करते हैं जब पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री होती है वीटीई की, जब अनप्रोवोक्ड वीटीई होता है, कोई ऐसा एक्वायर्ड कॉज नहीं है, कोई कोई एडमिशन नहीं हुआ, कोई सर्जरी नहीं हुई, तब हो गया। यंग पेशेंट में करते हैं। इन्हीं पेशेंट के अंदर हम जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं। नेक्स्ट इज इमोबिलिटी, critical contributor to venous stasis, travel related DVTs, recognized complication of long haul flight or prolonged sitting is also can lead to DVT. अब मैं डिस्कस करूंगा पैथोलॉजी के बारे में। सो इट बिगिंस एज अ प्लेटेड एग्रीगेशन एज अ साइट ऑफ एंडोथेलियल इंजरी, followed by deposition of fibrin and red clot. कोरलिन थ्रोम्बस से ऐसा होता है, बाद में इवॉल्व करके लूज रेड फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है, तो क्लॉट भी इवॉल्व करता है विद टाइम। सो दिस इज एन ऑर्गेनाइज क्लॉट का पैथ का व्यू है ये। प्रोपोगेशन, थ्रोम्बस नेक्स्ट रीच टू द नेक्स्ट मेजर venous branch and it may dislodge travel through deep veins and it can goes into IVC, right heart, arteries. Detached tumor from long vein patients. Different diagnosis of bilateral swellings are hyperproteinemia, renal failure and heart failure. Cellulitis appearance हो सकती है and rarely it causes severe manifestation, like phlegmasia alveolens, which is leg pale and painful. Phlegmasia cerulea dolens, that is leg cyanotic and risk of gangrene होता है। Venous gangrene may indicate underlying malignancy. Some patient remain asymptomatic until pulmonary लंग के सिम्टम देखने को मिलेंगे। और क्रोनिक केस के अंदर यू कैन ऑल्सो सी
pulmonary hypertension. So this is a picture of Filmgarcia ceruleodolis, painful cyanotic आपको दिख रहा है, मिलेगी तभी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म मिलेगा, सीधा पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म मिल सकता है आपको। तो हाउ टू डायग्नोस is unreliable. Sometimes physical sign could be absent or non-specific. Diagnosis doesn't rely on clinical find. को they will be mild pitting edema मिलेगा, टाइटेड सुपरफिशियल वेन्स मिलेंगे, स्टफ और टेंस काफ मिल सकती है, टेंडरनेस अलोंग द डीप वेन कोर्स, एंड ऑल्सो इन 50% पेशेंट विदाउट डीवीटी भी आपको टेंडर देखने को मिल सकती है। तो टेंडरनेस एक स्पेसिफिक साइन नहीं है। लेग dyspnea, raised GVP, fixed split second heart sound, pleural rub, indicate right heart strain, sign of a subtle or absent। तो जब हमेशा आपको याद रखना है कि जो 10% पेशेंट के अंदर ही आपको मिलेंगे पल्मोनरी साइन, ठीक है। इसके अंदर फिक्स स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड, प्लूरल रब को याद रखना है, ये नहीं बोलना है आपको।